नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कहते हैं मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो वास्तव में लड़ना, संघर्ष करना और जीत प्राप्त करना यही समाधान कार्यक्रम का लक्ष्य है, क्योंकि जिंदगी है तो समस्याएं, बाधाएं तो आएंगी ही और बाधाओं को पार करते हुए जो मंजिल तक पहुंचे वही वास्तव में सच्चा योद्धा होता है। समाधान के माध्यम से हम आपको एक योद्धा बनाना चाहते हैं जो लड़े और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर ले। और लड़ना सिखाते हैं हमें हमेशा आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आज भी उनसे सुंदर सुंदर टिप्स लेते हैं अपनी समस्याओं के लिए। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रता जी, जीवन के लिए कहा जाता है कि एक लंबी यात्रा है और यात्रा में ऐसा तो होता ही नहीं कि हमेशा ही स्मूथ रोड मिलें। कई बार उबड़ खाबड़ वाले रोड मिलते हैं, कहीं फूलों की क्यारियां मिलती हैं तो कहीं कांटे भी मिलते हैं। यदि इस फलसफे को व्यक्ति समझ जाए तो सचमुच जीवन का आनंद ले सकता है। बिल्कुल, ये एक सफ़र भी है और जैसा आपने कहा बहुत सुंदर सुंदर एग्ज़ाम भी है। तो जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो तो एग्ज़ाम को एंजॉय करते हैं ना, जी। वो तो वेट करते हैं कब एग्ज़ाम आए और हम लोगों को दिखाएं हमारे पास क्या है, हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने सिंसियर हैं, कितने ऑनेस्ट हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो वास्तव में जीवन को भी ऐसा ही हम समझ लें, ऐसा एटीट्यूड जीवन के लिए रख लें तो उतार चढ़ाव भी आएंगे, परीक्षाएं भी बहुत आएंगी, तो उनमें हमें पास होना है। हम लक्ष्य रख लें कि परीक्षा में पेपर चाहे कितना भी कठिन आया हो लेकिन मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, फुल मार्क्स लेने हैं। तो ये लगन, ये उमंग, उत्साह हमें बहुत सहजता का अनुभव कराएगी। जो मनुष्य हमेशा ये सोचता है कि जीवन में कोई विघ्न ना आए, जीवन में कोई बाधाएं ना आए, सोचना तो ये उत्तम है ही, पर ऐसा तो कलयुग में हो नहीं सकता। जहाँ सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई हो, जहाँ पाप की काली माँ हर मन पर छाई हुई हो, जहाँ भ्रष्टाचार और अनाचार कदम कदम पर दिखाई देता हो, जहाँ स्वार्थ और अभिमान, क्रोध और काम का एकदम जैसे साम्राज्य चल रहा हो, वहाँ भला कठिनाई ना हो, वहाँ परीक्षाएं ना आए, वहाँ काली रातें ना आए, ये तो हो नहीं सकता। तो हम केवल ये एक्सपेक्ट न करें कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ये विचार कहीं कहीं हमें कमज़ोर बना सकता है। इसलिए हमें तैयार करना है अपने को उन सब चीज़ों के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल विपरीत जाकर उतरती हैं। क्योंकि कभी कभी बहुतों के जीवन में ये भी हो गया है, उनका जीवन बहुत स्मूथली चला, बिल्कुल सहज भाव से वो अपना जीवन जीते रहे, कुछ आया नहीं, और जब आया तो वो उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी जीवन में आया नहीं था। तो एकदम डाउन हो गए, एकदम चेहरे बदल गए, खुशी सदा के लिए नष्ट हो गई और उन्हें पता ही नहीं था कि अब क्या करें। तो जीवन में थोड़ी थोड़ी बातें भी आती हैं, ये आनी चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हम चर्चा कर भी आए हैं, कि बातों के प्रति, समस्याओं के प्रति, विघ्नों के प्रति हमारे एटीट्यूड्स क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारा जीवन तो संघर्षों से भरा हुआ है, भाई पता नहीं क्या होगा, तो हम छोटी बातों को छोटा, बड़ी बातों को भी छोटा कर दें तो बहुत सारी बातें तो हमें लगेंगी नहीं, कुछ हैं भी। और जैसे आपने कहा भ्राता जी, बहुत अच्छी बात है ये कि जीवन में यदि समस्याएं और बातें आ रही हैं तो अपने आप को तैयार भी करें उसके लिए। जैसे यदि बारिश होना है, बरसात का मौसम है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बारिश ना हो। बस हम एक छतरी ले सकते हैं, रेनकोट ले सकते हैं, तो हम बारिश से बच भी सकते हैं। और जैसे ठंड का मौसम आया तो हम अपने लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी करें और साथ ही उसकी तैयारी रखें। तो हम इस प्रकार के जो मौसम है उसमें अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक वही बात है कि समस्याएं आई तो हम अपने आप को बिल्कुल, पूर्ण रूप से मेढक के तैयार लिए कहावत है कि मेढक पानी में उसको डाल दो और पानी को गर्म करने लगो तो वो अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है। जी। तो बातें जब आएँ तो हम अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगें, अपने को एम्पावर करने लगें, और ये भूलें नहीं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। ये बातें कुछ नहीं हैं, बातें तो आई हैं और चली जाएंगी, हमारी शक्ति तो हमारे पास हैं ही। हम शक्तियों को जितना यूज करेंगे हम और शक्तिशाली बनेंगे। शक्तियों की यही बात है कि उसको यूज करने से वो कम नहीं होती, वो नष्ट नहीं होती। तो बातों के लिए, समस्याओं के लिए और अपनी शक्तियों के लिए ये एटीट्यूड हम कायम रखें कि आज जो समस्या है
कल नहीं होगी, आज जो बातें आई हैं वो कल नहीं होगी, क्योंकि ये जो संसार का ड्रामा है ये एक फिल्म की तरह है जो निरंतर गतिमान है। एक दृश्य आ रहा है, जा रहा है, दूसरा आया गया, तीसरा आया गया, तो हम शक्तिशाली हैं। ये सब चीज़ें हम ऐसा समझ ले, हमारी शक्तियों को लेकर नहीं जा रही, हमें शक्तियाँ देकर जा रही हैं। तो ऐसा एटीट्यूड रखने से हम पावरफुल भी रहेंगे और ये बातें हमें कुछ नहीं लगेंगी। और जो दृश्य बीत भी गए भ्राता जी, उन चीज़ों को पकड़ के भी ना रखें। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि जो दृश्य चले गए, उन्हीं दृश्यों को बार बार याद करके भी हम परेशान होते रहते हैं और समस्याएं नहीं भी हों तो समस्याएं क्रिएट करते बिल्कुल, रहते हैं। अगर हम उन चीज़ों को याद करते हैं तो अपनी खुशी को खो देते हैं, मन को निगेटिव कर देते हैं, जीवन के प्रति हमारा एटीट्यूड भी थोड़ा उल्टा हो जाता है। उससे जो हमारा मन कमज़ोर होता है तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए पास्ट को बस पास्ट हो गया ना, वो तो गया, अब तो वो आएगा ही नहीं, ऐसा सोचकर उन्हें भूल जाएं। उनकी कोई भी छाया, उनका कोई भी इफेक्ट हमारे मन पे न रहे, ऐसा हम चिंतन करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हर मनुष्य के जीवन के लिए, चाहे वो युवक हों, माताएं हों, बड़ी आयु वाले हो गए हों। पास्ट को बिल्कुल भुला दें, क्योंकि उसको याद करने से कष्ट होगा। पास्ट में बहुत अच्छी बातें भी तो सबके हुई हैं, जरा उन्हें याद किया करें, वो हमें पुनः पुनः एनर्जी देंगी। कहा जाता है भ्राता जी हिंदी में कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा तो होता नहीं। और गीता में बहुत अच्छी बात भगवान ने कही है कि भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में रहो, वर्तमान का आनंद लो। कई बार हम वर्तमान को छोड़ देते हैं और भूत में ही रहते हैं, तो वर्तमान भी हमारे हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल यही बात। भ्राता जी, जो मेल्स आज हमारे पास आए हैं उनमें से पहला मेल मैं ले रहा हूँ। ये आया है हमारे पास पंजाब से और कुलदीप कौर जी लिख रही हैं कि मेरे पति प्रोफेसर हैं, मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। ये तीनों ही बात बात में लड़ते रहते हैं। कई बार इनकी मारपीट भी हो जाती है, इससे घर में बहुत अशांति रहती है। मैं घर में कैसे शांति लाऊं? बिल्कुल इनका कर्तव्य है और इनको ये अच्छा भी नहीं लगता होगा। फादर प्रोफेसर हैं, ही मस्ट बी वेरी वाइज, सेंसिबल। बच्चे दोनों बड़े हो गए हैं, अच्छे पढ़ लिख लिए हैं। सभी को अपने अपने को थोड़ा सा समझदार बनाना ही चाहिए, क्योंकि जिस घर में रोज महाभारत होता हो तो वहाँ तो सब कुछ नष्ट हो ही जाएगा। क्रोध की अग्नि तो घर की खुशी को, शांति को, प्रेम को, घर की खुशहाली को, समृद्धि को, सबको नष्ट कर देती है। इसलिए क्रोध को तो अपना महावैरी मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध के वश हैं उन्हें समझ लेना चाहिए वो अपने भविष्य को, बच्चों के भविष्य को बिल्कुल अंधकार में कर रहे हैं। तो ध्यान दें, क्रोध करने वाले भी ध्यान दें। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ क्रोध करने वालों को कि ये क्रोध अग्नि है, ये पॉइजन है, इसको छोड़ने का संकल्प करें कि ये बहुत बुरा है। हम अगर एक इच्छा भी अपने मन में रखेंगे कि भाई हमें तो क्रोध छोड़ना है, तो इसका जो लेवल है वो काफ़ी कम होने लगेगा। और इस बहन की बहुत अच्छी श्रेष्ठ कामना है कि हमारे घर में सुख शांति हो, प्रेम हो। देखिए, क्रोध का जो बीज है वो कहीं ना कहीं अहम है। अभी वो फादर है, प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा है, हो सकता है उसने पीएचडी की हो, एमफिल तो की होगी, उसको रहता है मैं बुद्धिमान, फिर मैं फादर, इन सब पे मेरा अधिकार भी क्रोध को जन्म देता है। तो ईगो और अधिकार फादर में हैं ही, और बच्चे बड़े हो गए, वो भी अपने अहम को जब ठेस पहुंचता हुआ देखते हैं तो उनके अंदर भी क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। और 3 में अगर क्रोध हो तो उस घर का तो बेड़ा पार हो जाता है फिर। इसलिए किसी को तो समझदार बनना ही पड़ेगा। तो मैं पहले तो प्रोफेसर साहब को कहूँगा, आप पढ़े लिखे हैं, आप बुजुर्ग हैं, बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपका व्यवहार, आपकी मृदुता, सब कुछ बच्चों पर अमिट छाप छोड़ती है। इसलिए पहला परिवर्तन प्रोफेसर साहब को करना चाहिए। वैसे भी बड़ों को ही शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ों को ही शुरुआत करनी चाहिए। और जो छोटे हैं उन्हें भी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है कि पापा अगर क्रोध करते हैं, वो बड़े हैं, चलो उनका अधिकार भी है कुछ कहना, तो ये शांत रहें, ना अपनी खुशी को कम करें, ये मान लें, इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे जो बड़े होते हैं
वो छोटों को कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं, उन्हें परफेक्ट देखना चाहते हैं। भावनाएं बड़ों के अंदर भी बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन बस उसका व्यक्त करने का जो तरीका है वो कहीं गलत हो जाता है, जी। इसलिए ये संघर्ष का रूप ले लेता है। रही बात इनकी माता जी की, जिनकी ये बहुत शुभ भावना है कि हमारे घर में प्रेम का, खुशी का, शांति का वातावरण बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो, इससे तो बहुत विकास होगा। नहीं तो तीनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, चारों ही अलग हो जाएंगे। कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा, कोई किसी को अपनापन नहीं दे पाएगा। निश्चित रूप से तीनों की भी आपस में लड़ाई फादर से तो होती है, पर भाई बहनों की भी निश्चित रूप से होती होगी। तो अब इस बहन जी को, माता जी को, जो घर की मालकिन है, गृह मंत्री कहते हैं ना माताओं को, इसको तो कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ स्पिरिचुअल तरीके इनको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो भोजन का प्रभाव मनुष्य पर बहुत गहरा पड़ता है। जैसा मन वैसा अन्न और जैसा अन्न वैसा मन। तो इनको अपने भोजन को पवित्र बनाना है, उसको ब्रह्मा भोजन बनाना है। और उसका तरीका, थोड़ा मेडिटेशन कर लें भोजन बनाने से पहले, थोड़ा प्रेम अपने मन में पैदा कर लें अपने पूरे परिवार के लिए। इसके मन में जो तीनों के लिए एक नेगेटिव फीलिंग हो गई है, भाई ये क्या कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपनी भावनाओं को बदलें, अपने थॉट्स को बदलें कि तीनों बहुत अच्छी आत्माएं हैं, आज नहीं तो कल इनमें परिवर्तन आएगा। तो ये उनको प्यार के वाइब्रेशंस देंगी। पहले तो प्यार के वाइब्रेशंस दें। मैं कुछ सवेरे की बात कहूँगा, लेकिन मैं पहले भोजन की बात कर रहा हूँ। भोजन में प्रेम भरें, बहुत प्रेम से बनाएं। चलो उनके लिए इनको प्रेम पैदा नहीं होता, तो इस भावना से भोजन बनाएं कि मैं भगवान को अर्पित करने के लिए भोजन बनाती हूँ, प्यार एकदम। दूसरा, इसमें इनको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, ये भोजन बहुत बड़ी औषधि है, ये प्रकृति की कितनी सुंदर देन है। इन विचारों को करते करते ये खुशी में भोजन बनाएं। और जब इन तीनों को खिलाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो ये संकल्प करे इस पवित्र भोजन को खाने से इन तीनों का चित्त शांत हो जाए, इन तीनों में आपस में बहुत प्रेम भाव हो जाए। ये संकल्प करे और ये रोज करे। कम से कम 3 मास तक इनको ये काम अवश्य करना है। रोज सवेरे जैसे ये उठे तो उठकर ये संकल्प करेंगी 7 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब हमारे सब दर्शक इस शब्द से अच्छी तरह परिचित हो गए। ये मोस्ट पावरफुल एक थॉट है संसार के लिए। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार करके फिर संकल्प करें उन तीनों के लिए, उन तीनों को सामने लाए। ये तीनों बहुत अच्छी आत्माएं हैं, इन तीनों का आपस में बहुत प्यार है, इन तीनों के चित्त शांत हैं। 7 बार तो इनको उनसे वैसी ही फीलिंग जाएगी। इससे धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन होगा। तीसरी बात है, ये अपने घर में 3 बार मेडिटेशन करेंगी। देखो तीनों तो चले ही जाते हैं घर में, ये रहती हैं अकेली। अब 3 बार ये 15-15 मिनट बहुत अच्छा मेडिटेशन करें और अपने घर में शांति का, पवित्रता का और शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाएं। इसकी विधि राजयोग मेडिटेशन में हम बहुत अच्छे सिखाते हैं। जिन्होंने सीखा है, नहीं सीखा है, वो हमारे सेवा केंद्रों पर जाकर इसको विस्तार से जान सकते हैं। और तो ऐसा कर दे कि जब ये लोग घर में आए, इनके मन बदल जाएं, इनको लगे कि नहीं क्रोध बहुत बुरा है, जैसे मंदिर में जाके हमारे विचार बदल जाते हैं। इनको लगे कि हमें दूसरों की बातों पर जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं है। आखिर झगड़ते रहेंगे, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो झगड़ते रहेंगे तो पढ़ाई में उनकी एकाग्रता वाला कहाँ होगी। तो उनको फील होने लगे कि नहीं, हमें अपना कैरियर फिर बहुत सुंदर बनाना है, हमारा ये समय पढ़ाई पर ध्यान देने का है, तो हम अब क्रोध नहीं करेंगे, हम पढ़ाई में एकाग्रता से पूरे ध्यान लगाकर मेहनत करेंगे। और प्रोफेसर साहब भी जब घर में आए तो उन्हें रियलाइज हो जाए कि मैं बड़ा
मुझे समझदार होना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। बच्चे आखिर मुझसे प्यार चाहते हैं, मैं उनका पापा हूँ, मैं ही उन्हें प्यार नहीं दूंगा तो वो प्यार के लिए और कहीं भटक जाएंगे ना। तो अगर घर में ऐसे प्योर वाइब्रेशंस होंगे, पीसफुल लवफुल वाइब्रेशंस होंगे, तो तीनों के विचार वहाँ आते ही बदल जाएंगे। इसके महत्व को जानते हुए इस माता को चाहिए वो बहुत दृढ़तापूर्वक सब कुछ छोड़कर 15-15 मिनट की बात है 3 बार ऐसा राजयोग मेडिटेशन करे तो आई एम श्योर प्रॉब्लम विल फिनिश। और मुझे लगता है भ्राता जी कि केवल ये इनका ही, कुलदीप कौर जी का ही प्रश्न नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जहाँ इस प्रकार की समस्याएं होती होंगी, क्योंकि क्रोध एक अग्नि है जैसा आपने कहा, और लगभग सभी लोग इससे जल रहे हैं। तो घर बिल्कुल घर की ये समस्या हो सकती है, और इन अभ्यासों को यदि करें तो हर एक घर की समस्या कम से कम समाप्त हो सकती 50% परिवारों में है। जी। सब नहीं तो 2-3 लोग तो लड़ते झगड़ते हैं ही, और कोई अपने को कम नहीं समझता, जी। कोई अपने को छोटा नहीं समझता, कोई झुकने को तैयार नहीं। तुम शेर तो मैं सवा शेर, तुम में ईगो है तो मुझ में भी है, तुम इतने पढ़े लिखे हो मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, तुम्हारे पास बुद्धि अच्छी है तो मेरे पास क्या कोई कम है। तो ये जो ईगो है ये घर घर में बढ़ा हुआ है। इसमें समझदार मनुष्य को चाहिए झुक कर चले, थोड़ा नम्र होकर चले। झुकने का अर्थ अपनी कमजोरी न समझे, झुकने का मतलब ये न सोचे कि लोग हमें कायर समझेंगे कि लो जी इसको तो कोई भी दबा लेता है। लेकिन हम घर की शांति को महत्व देते हुए घर में प्रेम के माहौल को बढ़ाने के लिए अगर ये बलिदान भी करें, अगर हम सोचते हैं लोग हमें कायर भी कहेंगे तो कहने दो, हमारे घर में तो खुशहाली रहेगी। तो एक त्याग भी करें, नम्रतापूर्वक झुक के चलेंगे तो वाह वाह। और वैसे भी कहते हैं भ्राता जी कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। यदि हम झुक जाएं और उससे यदि परिवार में शांति हो रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शांति धन से नहीं खरीदी जा सकती। शांति अगर एक बार परिवारों में शांति भंग हो जाए तो लंबा समय लग जाता है उस परिवार को शांत में बनाने के लिए, और सब उखड़े उखड़े हो जाते हैं, असफलता का मार्ग दिखाई देता है। देखिए ये ऐसी चीज़ है, बड़ी सूक्ष्म साइकोलॉजी, बड़ा सूक्ष्म वाइब्रेशंस का इफेक्ट, कि जिस घर में समस्याएं होंगी, जिस घर में इस तरह की समस्या, अशांति होगी, प्रेम नहीं होगा, क्रोध लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ बुद्धि का विकास रुक जाएगा, वहाँ बीमारियां बहुत आएंगी। क्रोध वैसे ही किसी को हाई ब्लड प्रेशर देगा, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, और निगेटिविटी जो होगी, घृणा जो एक दूसरे के प्रति होगी, तो बहुत बीमारियां आएंगी, और अंततः अनेक तरह की समस्याएं परिवार को घेर लेंगी। तो कोशिश करके इससे बचना चाहिए सभी परिवारों को और माताओं को, बिल्कुल, और जो बड़े हैं उनको बहुत समझदारी का परिचय देते हुए तो कोशिश करना चाहिए कि हम अपने परिवार को एक मंदिर की तरह बना लें, एक आश्रम की तरह बना लें, जहाँ आने की इच्छा हो। ऐसा ना हो कि घर जाना है तो टेंशन हो जाए कि अब घर जाएंगे फिर से वही माहौल से हमें सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ऐसे में बच्चे तो सोचेंगे ना भाई तब चलें जब पापा सो गए हों। बिल्कुल, भले ही 12 बजे हैं, ताकि ये संघर्ष तो ना हो, कहीं बाहर जाके पढ़ लें, फ्रेंड के साथ घूम लें, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है ना, और इससे खेल बिगड़ जाएगा और इससे बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। भ्राता जी मैं दूसरे मेल की ओर आ रहा हूँ। ये मेल हमारे पास आया है आगरा से, और ये लिखते हैं कि माय नेम इज़ राखी जेठवानी फ्रॉम आगरा। माय नेम इज़ राखी जेठवानी फ्रॉम आगरा। माय प्रॉब्लम इज़ दैट आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अदर्स. I wish that they should give love to me when I am giving love to them. My behavior is good towards them, so they also should behave well. So what should I do? And tell me, how can I change my this attitude? This is Rakhi Jetwani from Agra. देखिए राखी बहन को मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं मनुष्य को कमज़ोर करती हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखें, ये दूसरों से अच्छा व्यवहार कर रही है, ये दूसरों को प्रेम दे रही है, लेकिन बदले में प्रेम चाह भी रही है जी। तो कुछ देकर अगर लेने की कामना है तो देने का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए कुछ देना सदा ही देते रहना, लेने की कामना न करना, ये हमारे देने के भाव को बढ़ाता है, ये हमारी उस क्वालिटीज़ का विकास करता है जो हम दूसरों को दे रहे हैं। हम प्रेम दे रहे हैं
तो हमारा प्रेम बहुत बढ़ता जाएगा। हमें दूसरों से प्रेम की कामना क्यों, हम तो प्रेम के भंडार बन जाएंगे, हम तो देने वाले बन जाएंगे, हमें किससे लेना भी क्यों। तो इनको ध्यान रखना चाहिए। कामनाएं मनुष्य की खुशी को छीनती हैं। एक्सपेक्टेशंस जितनी ज़्यादा हैं, मनुष्य की हैप्पीनेस उतनी ही कम होती जाएगी। इसलिए अगर अपनी खुशी को भरपूर रखना है तो एक्सपेक्टेशंस को कम करना ही चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन सचमुच हमें मांगने वाला बना देती हैं। हम प्यासी नज़रों से दूसरों की ओर देखने लगते हैं, ये हमसे अच्छा व्यवहार करें, ये हमें ऐसा कहें, तो इससे मुक्त तो इन्हें होना ही पड़ेगा। जी जी जी। तो मतलब कामनाएं न रखें और कामनाएं छोड़ करके देते चलें। जैसे सूर्य देता चल रहा है या कोई फलदार वृक्ष देता चल रहा है, तो किसी प्रकार की कामना न रखें, यही इनकी समस्या का समाधान है। भ्राता जी, मैं अगली मेल की ओर आ रहा हूँ। ये मेल हमारे पास आया हुआ है। स्थान का नाम इन्होंने नहीं लिखा है और ये कहते हैं, सर मेरा नाम रवि पांडे है और मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। सर मेरे और फ्रेंड्स के ग्रुप में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो गई है और मैं उन्हें क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है उनको क्लियर करने के लिए, जिसके कारण मेरा मन काफ़ी अशांत हो गया है। तो मैं क्या करूं? उनसे दोस्ती तोड़ दूं या उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करने की कोशिश करता रहूं? हाँ, देखिए फ्रेंड सर्किल में ये हो जाता है। और कभी कभी एक व्यक्ति ऐसा होता है कि अपनी अच्छी बात को, अपनी सत्य बात को भी दूसरों को कह नहीं पाता। जी। बहुत युवकों में ये कमजोरी होती है, चाहे शर्मीली नेचर, चाहे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो अपनी अच्छी बात को कह नहीं पाता। इसलिए सत्य होते भी, ठीक होते भी वो पिछड़ जाता है, दूसरे लोग उसको गलत मानने लगते हैं। इसलिए इनको मैं कहूँगा, रवि बाबू को, कि अपनी बात कहो। दो चार लोग तो आपकी बात सुनेंगे ही, और दो चार आपके फ्रेंड्स अगर आपकी बात सुनने लगते हैं तो फिर सबको सुनाने का के लिए भी आप में साहस आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मान लो ऐसा केस हो जाए कि वो आपकी बात सुनते ही नहीं और मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई कि आपको गलत समझ ही रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि इनको अपनी खुशी नहीं खोनी चाहिए, इनको उनसे दूर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सत्यता है वो चेहरे से झलकेगी। अगर ये सत्य हैं और इन्होंने अपना मूड ऑफ कर लिया, इन्होंने अपने को कमज़ोर कर लिया, तो देखने वाले ये देखेंगे कि ये सत्य नहीं है। वो ये महसूस करेंगे ये अगर ये सत्य होता तो ऐसा मूड इसका ना होता, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक ये बात, अपनी सत्यता में स्वयं विश्वास रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है संसार में। अनेक लोग सत्य होते हुए भी डामाडोल होते हैं, दूसरों के कमेंट्स का, दूसरों की बातों का, दूसरे लोग जो उनके बारे में वातावरण बना रहे हैं उसका बैड इफ़ेक्ट इन पे तुरंत हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है अपनी सत्यता में विश्वास रखना, और ये याद रखना है कि सत्य को विवश तो किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, हराया नहीं जा सकता। अंततः सत्य ही शक्तिशाली होता है। लेकिन क्योंकि कलयुग में हम रहते हैं और ये असत्य की दुनिया है, तो जिसका साम्राज्य होता है बोलबाला तो उसका ही होता है ना। तो झूठ का साम्राज्य है, माया का, मनोविकारों का, बुराइयों का साम्राज्य है, इसलिए उनका पलड़ा भारी रहता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर ईमानदार हो, कोई ऑफिसर अगर करप्शन न करे, पैसे न ले रिश्वत के, तो उसे बड़ा कष्ट होता है जी। मतलब उसका जीना मुश्किल कर देते हैं छोटे और बड़े लोग, उसके आसपास रहने वाले। तो यही बात सत्य के बारे में है कि सत्य को दबाया जाता है, उसे विवश किया जाता है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए, उसको पराजित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सत्य में बहुत शक्ति है। सत्य सूर्य की तरह है, उसके सामने चाहे कितने भी काले बादल आ जाएं, उसको ढक तो लेंगे, उसके प्रकाश को मंद तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं कर पाएंगे। एक दिन आएगा, काले बादल हटेंगे, सत्य का सूर्य उदय हो जाएगा। इसलिए रवि को मैं कहूँगा, न अपनी खुशी को खोएं, न अपने मन को उदास करें, और ये याद रखें सत्य तो सत्य है, वो एक दिन प्रकट हो ही जाएगा, लेकिन मौका मिले अपनी बात को स्पष्ट अवश्य करें। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी कि उनके साथ बने रहें और अपनी बात को सत्यतापूर्वक, सभ्यतापूर्वक उनके साथ रखते रहें, क्योंकि दोस्तों को यदि छोड़ भी देते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, तो फिर से ये समस्याएं यदा कदा पैदा होती ही रहती हैं।
इसीलिए ये प्रयास अवश्य बना करके रखें कि दोस्ती बनी भी रहे और अपनी बात वो स्पष्ट भी क्योंकि ये करते युवक रहें। हैं ना, जी, इमोशनल होते हैं। बिल्कुल, आज बिल्कुल। एक से जोड़ा, एक से तोड़ा, कल उससे जोड़ा, उससे भी तोड़ दिया, ये बिल्कुल। इनमें चलता रहता है। जी, जी, जी। लेकिन अपनी जो मूल क्वालिटीज़ हैं, उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, उनमें संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए हमें। बिल्कुल, तो ये सत्यता वाली बात के साथ ही भ्राता जी बहुत सुंदर बात है। हम सत्यता के पथ पर चलते हुए और साथ ही सत्यता के सूर्य को जैसे आपने कहा, बादल थोड़ी देर के लिए ढक तो सकते हैं लेकिन उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात है, हमारी रवि जी को इससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी और साथ ही सभी दर्शकों को भी कि हमें सत्य पथ पर आगे बढ़ते चलना है। भ्राता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, जीवन एक कठिन राह तो अवश्य है जिस पे हम सबको चलना ही है यदि हम इस संसार में आए हैं तो। लेकिन इस कठिन राह को भी बहुत आसान बनाया जा सकता है यदि अपने विचारों में महानता हो। और यही महान विचार, यही सुंदर विचार लगातार समाधान के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसका लाभ ले रहे होंगे, इसका आनंद ले रहे होंगे और साथ ही इन सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में ला करके सहज, सरल और सुखद अनुभव कर रहे होंगे। आपका जीवन यूं ही सरलता से, सहजता से और आनंद से परिपूर्ण होता चले, यही समाधान का लक्ष्य है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। आज समाधान में इतना ही। दीजिए इजाजत अपने मित्र को। नमस्कार।